अचानकता के पहले दिन के दौरान करण पूरे समय योगेश के संरक्षण में था। यदि योगेश वहां नहीं होता तो करण कई बार मर चुका होता। अचानकता के दूसरे दिन के दौरान करण अपने दम पर जीवित रहने में कामयाब रहा। ठीक है, कम से कम तब तक जब तक सभी जानवरों से निपटने वाले सभी राक्षसों को अनदेखी की जाती है। करण ने अराजकता के अपने दूसरे दिन के दौरान और भी अधिक सीखा था और उसने अपनी लड़ाई शैली पर काम करने के लिए अपनी कक्षाओं में कई दिनों का लंबा ब्रेक लिया। करण कक्षा में लौट आया लेकिन उसकी शुद्ध शक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इंसान से लड़ रहा था। जहाँ तक जानवरों की बात है, करण पिछले कुछ दिनों में और अधिक शक्तिशाली हो गया था। एक महीना गुजर गया। बताओ कौन वापस आया है। कैटरपिलर क्लास के हट में पहुंचने ही अमन एक विशेष मुस्कान के साथ चिल्लाया। अमन पिक सोल्जर स्टेज पर पहुंच गया था। करण केवल मुस्कुराया। उन दोनों में से तेजी लड़ाई हुई। करण बुरी तरह से हार गया। अब तक करण ग्रेड कैटरपिलर क्लास में औसत से थोड़ा ऊपर था, जबकि अमन उत्सुक था। वह पहले से ही AR ग्रेड में शेष स्थान के लिए लड़ने का प्रयास कर सकता था। लड़ाई के बाद अमन ने करण को सदमे से देखा। क्या तुम सच में ताकतवर हो गए हो? उसने कहा, यह कल्पना करना कठिन है कि आप यहाँ केवल आधे वर्ष में से कुछ अधिक समय से है। हाँ, अमन ने जोरदार जीत हासिल की थी, लेकिन उसके लिए लड़ाई आसान नहीं थी। उसे अपनी आत्मीयता को उजागर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके पास जो कुछ भी था उसे उससे लड़ना पड़ा। पहली बार करण को अपनी वास्तविकता प्रगति दिखाई दी। पर अब करण के से एक सतर भी कमजोर नहीं था, लेकिन करण अभी भी काफी समय तक उसे लड़ने में कामयाब रहा था। यह लड़ाई एक बार की बात थी। अमन को अभी भी कुछ सिखाने के लिए करण अभी भी थोड़ा कमजोर था। इसके कारण करण को तैयारी ग्रेड के किसी अन्य व्यक्ति से लड़ना पड़ा, जबकि अमन को सबसे शक्तिशाली छात्रों से लड़ना पड़ा। एक और महीना बीत गया। अब अगले व्यवहारिक पाठ में शामिल होंगे और पक्ष से देखेंगे। करण ने आश्चर्य से उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने अचानक उससे बात की थी। यह 22D रोहित था। रोहित ने कभी करण से बात नहीं की थी। हाँ, करण ने पूछा। रोहित ने करण से कहा, आपको अब तक जादूगर के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। टीम को भविष्य में जादूगर के खिलाफ अपनी ताकत साबित करने की जरूरत है। प्रक्रिया योद्धाओं की ओर जादूगरों के बीच अंतर को कम करने के लिए है। जादूगर के खिलाफ जीतना यह साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रक्रिया काम करती है। फिलहाल आपको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, बस अन्य छात्रों को उनसे लड़ते हुए देखें और उनकी लड़ाई सीखें। करण ने केवल सिर हिलाया। ठीक है। उसके बाद रोहित चला गया। कुछ दिनों के बाद करण तैयारी ग्रेड की लाल वर्दी में पूर्व उत्तर जंगल के उत्तर में जादूगर अकेडमी तक गया। फिर करण ने छात्रों को एक दूसरे से लड़ते देखा। यह एक नरसंहार था। एक अपरेडिएट को पहले से ही शुद्ध मन स्रोत प्राप्त हो चुके थे, जिनका मतलब था कि उनकी समानताओं पर उनका नियंत्रण हद तक बढ़ गया है। उस समय जादूगरों को अब पहले ही हावी हो चुका था और जैसे जैसे हर कोई अधिक शक्तिशाली होता जाएगा, यह और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। एक वर्ग जो जादूगरों से निपटने में माहिर था, वह हर 5 लड़ाइयों में से केवल एक ही जीतने में कामयाब रहा, लेकिन प्रशिक्षुओं से योद्धा का उपहास नहीं किया। इनके बजाय वे उनके काफी प्रभावी हुए, लेकिन जादूगरों ने लगभग हर लड़ाई जीती। लेकिन कोई भी लड़ाई आसान नहीं थी। झगड़ों में हमेशा थोड़ा समय लगता था। करण ने छात्रों को लड़ते हुए देखा तो उसने सबसे महत्वपूर्ण चीजों का एहसास हुआ। जब जादूगरों के खिलाफ लड़ने की बात आई तो करण ने हैरानी और खुशी के लिए ये चीजें वही थी जो जानवरों के खिलाफ लड़ने के लिए आवश्यक थी। गति, अनुकूलनशीलता और लचीलापन। एक योद्धा को जादूगर के लिए खतरा बनने के लिए दूरी को कम करना पड़ा था। इससे गति महत्वपूर्ण हो जाती है। जादूगर द्वारा उन पर चलाए गए उनके मंत्रों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण थी और मंत्रों से बचने के लिए लचीलापन महत्वपूर्ण था। ये सभी चीजें जानवरों के खिलाफ भी महत्वपूर्ण थी। यह करण को इसका एहसास हुआ तो उसकी अंदरिका घबराहट दूर हो गई। उस डर या कि उसे जादूगरों से लड़ने के लिए एक और लड़ाई शैली बनानी होगी। सौभाग्य से जानवरों के खिलाफ उनकी लड़ाई शैली जादूगरों के खिलाफ लड़ने के लिए पहले से ही एकदम सही थी। इस दिन के बाद करण हर कमजोर व्यक्ति की लड़ाई देखने के लिए लाल वर्दी में शामिल हो गया। थोड़ी देर बाद लाल वर्दियों वाले भी करण के प्रति गर्म हो गए और वास्तव में उससे बात की। उनमें से अधिकांश सामान्य लोग थे जिनके मन में जादूगरों के खिलाफ कुछ न कुछ था। हो सकता है अतीत में किसी जादूगर ने उसके साथ कुछ किया हो। शायद वे केवल जादूगरों की दमनकालीन शक्ति से डरते थे। शायद वे केवल दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों के खिलाफ लड़ना चाहते थे।
सबके अलग अलग कारण थे। एक और महीना बीत गया। कृपया मेरा ख्याल रखें। एडब्ल्यू क्लास के लिए तैयारी ग्रेड में शामिल होते समय मोहन ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा। जब करण ने मोहन को देखा तो उसे खुद आश्चर्य हुआ, लेकिन तुरंत ही उसकी जगह गहरे सदमे में ने ले ली। अब तक करण ने युद्ध और विशेष रूप से जादूगरों के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। पहली बात, करण को मोहन की असली ताकत महसूस हुई। एक योद्धा के रूप में मोहन महान था, लेकिन वह शिखर पर नहीं था। लेकिन एक जादूगर के लिए रूप में मोहन बिल्कुल भयानक था। जैसे ही करण मोहन के सामने खड़ा हुआ, वह असह्य महसूस करने लगा। यह ऐसा था जैसे करण जनरल स्टेज पर किसी के समान खड़ा था। मोहन ने करण के नजर पर ध्यान दिया और केवल विनम्रता से मुस्कुराया। आपने भयानक प्रगति की है करण, उन्होंने कहा। करण को पता नहीं था कि इसका उत्तर कैसे दिया जाए। मोहन एक परम राक्षस था। आओ, हम पहले कभी नहीं लड़े, मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। करण ने गहरी सांस ली। हाँ, मोहन भयानक रूप से शक्तिशाली था, लेकिन एक योद्धा के रूप में करण उससे लड़ सकता था। उन दोनों में लड़ाई हुई। कौन जीता? मोहन। लेकिन उन्हें बहुत मुश्किल ही जीत मिली। जब मोहन ने देखा कि करण ने लड़ने के लिए उसे एक योद्धा के रूप में अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करने की आवश्यकता है, तो वह और भी अधिक प्रभावी हुआ। करण की वर्तमान शक्ति काफी अच्छी थी, लेकिन वह प्रभावशाली हिस्से नहीं था। प्रभावशाली बात यह थी कि करण पिछले 10 महीनों से कितना बढ़ गया था। इस दिन से मोहन करण का मुख्य प्रतिनिधि बन गया। वे दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे, क्योंकि उनकी शक्ति लगभग बराबर थी। एक और महीना बीत गया। यह आपको कहाँ से मिला? हंटिंग गिल्ड के व्यक्ति ने पूछा। मैंने इसका शिकार किया, करण ने कहा। व्यक्ति ने केवल करण को संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन फिर भी उसने पैसे का भुगतान कर दिया। करण ने अभी भी एक प्रारंभिक सामान्य चरण के जानवर की लाश पहुंचाई थी। करण ने आखिरकार हाल ही में अपने एक पहलू में सफलता हासिल की और इससे उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी, जिससे उसे अपने पहले जनरल स्टेट जानवर को मारने की अनुमति मिल गई। लड़ाई बिल्कुल क्रूर थी, लेकिन करण जीत गया था। उसे कोई मदद नहीं मिली थी। लड़ाई से पहले जानवर घायल नहीं हुआ था। यह एक उचित लड़ाई थी और करण ने इसे मार डाला था। बेशक जानवर केवल एक जनरल स्टेट सांप था, जिसका मतलब था कि सीधे टकराव में उसकी शक्ति औसत से कम थी, लेकिन यह अभी भी एक वास्तविक जनरल स्टेट जानवर था। एक और महीना बीत गया। मेरी हार हुई। अमन बड़ी मुश्किल से खुशी आंखों के साथ जमीन पर लेटा हुआ था। वह सदमे में था। करण की ओर देखते हुए अमन ने धीरे से अपना सिर उठाया। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? उसने चौंक कर पूछा। तुम अचानक इतने तेज कैसे हो गए? करण की केवल मुस्कुराया। इस दिन करण ने कैटेबल क्लास का सबसे महत्वपूर्ण छात्र बन गया। एक और महीना बीत गया। करण के पास अजारकता का दिवस के लिए प्राप्त 3 पोर्टर में से किसी एक को चुनने की क्षमता थी। करण 3 पाठों में से अपनी कक्षा में पूर्ण रूप से शीर्ष पर था। कैटेबल क्लास शिकार क्लास करना, उनके बारे में समान जानकारी। करण अब सभी कक्षाओं से 10% छात्रों में से था। करण ने कोई उत्तर मार्शल आर्ट नहीं सीखा था, लेकिन फिर भी वह अधिकांश अन्य छात्रों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनने में कामयाब रहा। यह सब हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की थी। वह कूड़ा कचरा से निकलकर पूर्ण शिखर पर पहुंच गया था। करण के पास अब किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं थी। अब करण हर क्षेत्र में उत्सुक था। तो करण ने अजारकता के अपने तीसरे दिन के लिए कौन सा कोटा चुना? कोई नहीं। करण किसी भी कोटा का चयन नहीं करेगा। आज वह दूसरों को लड़ते हुए नहीं देखेगा। आज वह खुद लड़ेगा। वह जनरल स्टेट के जानवरों से फार्म लाइन की रक्षा करेगा। करण कई अन्य योद्धाओं के साथ चुपचाप इंतजार कर रहा था। कुछ शिकारी करण को जानते थे, क्योंकि वह अब तक हंटिंग गिल्ड का दौरा कर चुका था। पूरे 1 साल के बाद करण बड़ा हो गया था। अब तक वह 180 सेमी तक पहुंच गया था, जो पृथ्वी पर पश्चिमी गोलार्ध में मनुष्यों की औसत ऊंचाई थी। करण का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ था, लेकिन वह अब तक और अधिक नहीं बढ़ेगा। करण ने अनुमान लगाया कि वह अनिवार्य रूप से 1 या 2 साल में 190 सेंटीमीटर से थोड़ा नीचे रह जाएगा। तलवार भी बड़ी हो गई थी, क्योंकि करण थोड़ा बड़ा हो गया था। तलवार ने भी लंबा करने का निर्णय लिया था, ताकि करण को अपनी लड़ाई शैली बदलने की आवश्यकता न पड़े। तलवार ने जो कहा था उसके अनुसार यह अपना आकार थोड़ा थोड़ा बदल सकता था, लेकिन इससे हर बार
नए धातु की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा धातु को वर्तमान में जिस धातु से बनाया गया था उसकी तुलना में उच्च रैंक पर रखा जाना चाहिए। पिछले वर्ष में कर्ण ने बहुत सारा पैसा कमाया था जिसके उपयोग अपने तलवार को लेट जनरल स्टेट में अपग्रेड करने के लिए किया। बिग जनरल स्टेट की पर कीमतें आसमान छूने लगी थी। इससे पहले कि वह तलवार को दूसरे स्तर पर अपग्रेड करने का प्रयास कर पाता, उसके पास अभी भी बहुत सारे पैसे की कमी थी। कर्ण के आसपास के सभी शिकारी सामान्य चरण में थे, जिससे कर्ण ने उनके रैंकों में एक विचलित व्यक्ति पर बन गया था। मूल्य रूप से कुछ शिकारियों ने शिकायत की क्योंकि उन्होंने कर्ण को एक दाहिने दायित्व के रूप में देखा, लेकिन कुछ जनों ने शब्दों से उन्हें चुप करा दिया क्योंकि कई शिक्षक राजनीति या अन्य मनुष्यों को मारने में माहिर थे, इसलिए वे वॉरियर के सड़क की रक्षा में शामिल नहीं हुए। योद्धा के सड़क की रक्षा के लिए किसी को कमांडर स्टेट के जानवरों को मारने के लिए आश्रय रहना होगा। वो कमांडर स्टेट पर अन्य योद्धाओं से लड़ने से बहुत अलग अलग था। इस वजह से दुख की बात है कि अधिकांश शिक्षक बचाव में अच्छी मदद करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन यहाँ उसने बहुत मदद की मिली। जो क्या हुआ यदि वे महान शिकारी नहीं थे? जानवर उनके लिए एक सर्वोत्तम मंच थे। शिक्षा रक्षा की अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करते थे और केवल तभी शामिल होते थे जब कोई जानवर शिकारी की दीवार को पार करने के में कामयाब हो जाता था। मिश्रण में कुछ निपुण भी थे, लेकिन वे रक्षा की जितनी पक्ति के रूप में कार्य करेंगे। शिकारी लगातार लड़ते रहते थे। निपुण उस पर जानवरों को मार डालेंगे जो शिकारियों के सामने से खिसक गए थे। शिक्षक उन जानवरों को मार डालेंगे जो शिकारियों के पास से निकल गए थे। रक्षा की संरचना इस प्रकार क्यों की गई? शिकारियों की पसंद से वॉरियर के सड़क की तुलना में अजागता के दिन के दौरान फार्म लाइन किसी भी खतरे में नहीं थी। बहुत सारे जनरल स्टेट जानवर सीधे उस पर हमला करेंगे, लेकिन वे केवल जनरल स्टेट जानवर थे। वॉरियर अकेडमी के वे शिक्षकों और जादूगरों अकेडमी के वे शिक्षकों द्वारा इस रक्षा करने के लिए कार्य फार्म लाइन को किसी भी तरह का खतरा नहीं था। इसका विस्तार इस तरह तक हुआ कि शिकारियों की कई टीमों ने बंजर भूमि और जंगल के बीच की सीमा की रक्षा की। सीमा की रक्षा करना बहुत खतरनाक था क्योंकि उन्हें लहर की पूरी मार से बचना होगा, लेकिन मुनाफे ने लोगों को अंधा कर दिया। जब तक वे जानवरों से सावधान रहे कि एक था बहुत सारे जानवरों का सामना न करें, वे बहुत सारा धन ला सकते थे और तुम में इससे कोई परेशानी नहीं है? कर्ण ने दीपक से पूछा। मुझे ही आपसे यह पक्ष पूछना चाहिए, दीपक गुस्से में चिल्लाया। क्या तुम सच पागल हो? कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना शक्तिशाली कैसे बन पाया? कर्ण ने समान रूप से वापस पूछा। मैं खुद को बार बार लगातार आगे बढ़ाते हुए इतना आगे बढ़ने में कामयाब रहा हूँ। अगर मैं खुद को आगे नहीं बढ़ाता हूँ तो मेरी मार्शल आर्ट भी कभी भी पर्याप्त ऊंचाइयों तक नहीं पहुँच पाएगी। इससे जीवित घातक खतरे में तहत तैयार करना होगा। बकवास, दीपक चिल्लाया। आपकी मार्शल आर्ट पहले से ही उस चीज के बराबर है जिसे मिड जनरल स्टेट पर कोई व्यक्ति पूरे 1 साल के योद्धा के बाद बना सकेगा। आप केवल पिक्स और सोल्जर स्टेज पर हैं। थोड़ा खतरा अच्छा है, लेकिन आप सक्रिय रूप से अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं। दीपक चिल्लाया। कम से कम मुझे यह तो सुनिश्चित करने दो कि तुम भी गलत न हो। लेकिन बात तो यही है, दीपक कर्ण से कहा। जब तक तुम पास हो मेरे मन पूरी तरह से युद्ध पर केंद्रित नहीं होगा। जब तक तुम मुझे देख रहे हो मुझे कभी खतरा महसूस नहीं होगा। अगर मुझे सीमा तक नहीं धकेले जाएगा तो मैं कैसे पाऊंगा? मुझे इस प्रेरणा की आवश्यकता है। क्या आप खुद भी सुनते हैं? दीपक चिल्लाया। आप अपने दम पर एक जनरल स्टेट जानवर को मारने की योजना बना रहे हैं, और इतना ही नहीं आपने हर किसी को अपनी लड़ाई देखने से भी मना कर दिया था। अकेडमी में पहुंचने से पहले दिन से ही मुझे पता था कि आप एक पागल बच्चे हैं। तो फिर एक पागल बच्चे के साथ बहस करना बंद करो, कर्ण ने भुवन चढ़ाते हुए कहा। यदि आप मेरी व्यवस्था से ठीक नहीं है तो सौरभ से बात करो। दीपक को ऐसा लग रहा था मानो वह विस्फोट करने वाला हो। तुम ठीक पता है कि उसका रुख क्या है, तो फिर तुम वहां जाओ। जब दीपक सव्य से बहस कर रहा था तो उसे कुछ सेकंड का मौन बीत गया। लालू, अंजलि और एक में से समझौता पर आए हैं, दीपक ने कर्ण से लेकिन धमकी भरे स्वर में कहा। मुझे पता था कि आप और लालू दोस्त हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंजलि भी आपके इतने करीब है।
करण ने कहा, उसका स्वभाव बहुत सम्मानजनक नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि दीपक के नए लहजे का क्या मतलब था। अंजलि जो उनके बारे में सामान्य ज्ञान पढ़ाने वाली शिक्षिका थी, उन्होंने इस साल विकरण को अपना कोटा ऑफर किया था। दीपक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और अनिच्छा थी। दीपक ने कहा, हम इस समझौते पर पहुंचेंगे कि हम किसी के ऐसे व्यक्ति को नहीं पढ़ाएंगे जो अपने जीवन को महत्व नहीं देता, और यह वहाँ है जैसा कि दीपक से अपेक्षा करण ने सोचा। दीपक और लालू बहुत आदर्शवादी थे और वे अपने आदर्शों को बहुत गंभीरता से लेते थे। लालू सदमे संजीव तलवार के मार्ग पर चलते रहते थे। धार्मिकता, स्थिरता, अंधविश्वास। तलवार केवल हत्या का उपकरण नहीं है, बल्कि निर्णय और धार्मिकता का हथियार है। तलवार तभी खींचनी चाहिए जब कोई रास्ता न बचे। जीवन अनमोल है और तलवार का सम्मान भला 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 भला। दीपक हमेशा नैतिकता और वादों को, एक आदमी होना और उन सभी चीजों के बारे में बात करते रहते थे, और अब यह हमारे पास है। मैं उस तरह से परीक्षण ले रहा हूँ जो उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन मुझे मेरी अपनी पसंद देने के बजाय वे मुझे उस चीज में डालना चाहते हैं जो वे मुझसे चाहते हैं। वे मुझे धमकाने तक पहुंच गए। मुझे यह कहना कि वे मुझे अब और नहीं पढ़ाएंगे। इसका मूल्य अर्थ यह है कि वे मुझे सामान्य चरण में पहुंचने के लिए बाद विशेष परीक्षण कक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं देंगे। यार, मैं 24 साल का हूँ। मैं एक वयस्क हूँ। मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि मैं वास्तव में उस बकवास पर विश्वास करता हूँ? वास्तविक जीवन घातक खतरे में परीक्षण बकवास बात क्या है? ऐसे जोखिम है जिनका मूल्यांकन किया जा सकता है, और ऐसे जोखिम भी है जिनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। मैं जीवन घातक खतरे में परीक्षण ले सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक अंतिम सुरक्षा जाल चाहता हूँ। मैं वास्तव में इस तरह अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता, लेकिन अंदाजा लगाओ कि क्या है। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मैं चाहता हूँ कि कोई न देखे। इसका कारण यह है कि मैं अपनी सारी शक्ति लगा सकूं। यदि मैं खुले तौर पर लड़ रहा हूँ तो मैं न तो अपनी अग्नि का उपयोग कर सकता हूँ और न ही अपने अंधकार की आत्मीयता का। जनरल स्टेट का जानवर मेरा सीमा बना देगा। दीपक ने केवल कुछ सेकंड के लिए करण को देखा। करण ने कहा, मैं आदर्शवादी नहीं हूँ। मैं वही करता हूँ जो काम करता है। आप क्या कहना चाहते हैं? दीपक ने पूछा। इसका मतलब है कि आप अपनी धमकी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दीपक का गुस्सा फूट पड़ा। आप अपना पूरा भविष्य बर्बाद करने को तैयार हैं ताकि आप अपने जीवन के साथ जुआ खेल सके? वह गुस्से में चिल्लाया। मैं कुछ भी नहीं फेंक रहा हूँ। करण ने नाराज स्वर में प्रतिवाद किया। मैं आपकी शक्ति को और ज्ञान के लिए आपका और लालू का सम्मान करता हूँ, लेकिन दिन के अंत में यह अभी भी मेरा जीवन है। मुझे यह तय करना है कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करूँगा। आप मेरे पिता नहीं हैं, आप मेरे मित्र नहीं हैं, आप मेरे शिक्षक हैं, और अब जब आप मेरे भविष्य को खतरे में डालते हैं तो मैं इसकी बहुत सराहना नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि मैं वही करूँगा जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। तो अपनी लाइन में रहो। हमारा व्यापारी शिक्षक रिश्ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। करण अपनी आवाज में काफी गुस्से के साथ चिल्लाया। दीपक ने हिंसक रूप से अपने दांत पीस लिए, लेकिन फिर उन्होंने केवल एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें ठंडी हो गई। अगर आप चीजों को इसी तरह देखते हैं तो ठीक है, उन्होंने लगभग शांति से कहा। यह तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको एक दिन यह एहसास होगा कि आपका जीवन केवल आपका नहीं है। यदि आप आज जीवित रहने का प्रबंध करते हैं तो यही है। दीपक ने जाने से पहले कहा, किसी कारण से ही अब। करण ने दीपक को जाते देखा तो उसे अपने सीने में चुभन महसूस हुई, लेकिन पिछले वर्ष में करण ने बनावटा दर्द से निपटना सीख लिया था। उन्होंने और दीपक ने कई आमने सामने नहीं देखा था। वे कभी भी संगत नहीं थे। यह देर सवेर घटित होना ही था। कर्ण ने सोचा, मेरी वर्तमान भावनाएं वही है जो मैं भविष्य में अनिवार्य रूप से महसूस करूंगा। वह और मैं शिक्षक और छात्र हमेशा वास्तव में स्कूल के बाहर भी बात नहीं करते हैं, लेकिन किसी तरह से हम शिक्षक और छात्र के रूप में जुड़े हुए हैं। लेकिन आप मुझे धमकी देकर आदेश देने की कोशिश की। आपकी जीवन ही आपका जीवन है, मेरा जीवन ही मेरा जीवन है। और फिर कर्ण ने फार्म लाइन से दूर बंजर भूमि की दिशा में की ओर देखा। यह जल्द ही शुरू होना चाहिए। कई मिनटों के बाद कर्ण ने स्टॉर्म ईगल को रॉयल पैराडाइज के ऊपर से गुजरते देखा।
दूर से देखने पर यह ऐसा भी शानदार लग रहा था। जैसे ही यह फार्म लाइन के ऊपर से उड़ा, जंगल के किनारों पर लगे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। उनकी कई शाखाएं टूट गई, कुछ पेड़ आधे आधे भी टूट गए थे। आज करण को पता चला कि टॉम ईगल उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम वन के बीच विभाजन के लिए जिम्मेदार था। लोग सुरक्षित होकर अपने घरों में से दुबक गए। यदि वे उस हवा के चपटे में आ जाते तो वे गंभीर रूप से घायल हो जाते। सौभाग्य से फार्म लाइन वॉरियर पैराडाइज से 2 किलोमीटर नीचे थी, जिससे हवा बहुत कमजोर हो गई थी। फार्म लाइन को वॉरियर पैराडाइज के सामान्य ऊंचाई पर बनाया जाता तो कई घर नष्ट हो जाते। करण को अचानक हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसे उनमें न बहने के लिए अपनी लगभग पूरी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। हवा केवल कुछ सेकंड के लिए ही रुकी। टॉम ईगल तुरंत गायब हो गया। फार्म लाइन पर सन्नाटा लौट आया। अराजकता का दिन शुरू हो गया था। करण अपनी लड़ाई का तैयार करने के लिए अपनी पोस्ट पर चला गया। वह उत्तर पश्चिम जंगल के बिल्कुल किनारे पर था। उसके सामने शिकारियों को सौरभ द्वारा प्रारंभिक सामान्य चरण के जानवरों को अंदर जाने देने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि अराजकता का दिन फार्म लाइन के लिए खतरा नहीं था। इसलिए इससे नए शिकारियों के लिए परीक्षण का भी काम किया। मोर्चे पर अनुभवी टीमों के लिए एक कमजोर जानवर को आगे छोड़ना कुछ खास नहीं था। सबसे अनुभवी और ताकतवर शिकारी सबसे वो आगे थे। उन्होंने विशेष रूप से सबसे शक्तिशाली जनरल स्टेट जानवरों को निशाना बनाया। उनकी ताकत के कारण कमजोर जानवर आमतौर पर उन्हें नजरअंदाज कर देते थे। उनकी वजह से एक तरह का प्लान बनाया गया था। शक्तिशाली जानवरों को तुरंत पकड़ लिया जाएगा और सड़क के बीच में झुंड में डाल दिया जाएगा। वहां वे सबसे अनुभवी शिकारियों से लड़ेंगे। कमजोर जानवर देखेंगे कि उनकी शक्तिशाली शक्तियों से परे प्राणी बच्चे बीच में लड़ रहे थे। इससे वे किनारे किनारे चले जाएंगे। यही वह कम अनुभवी शिकारी थे। सबसे मजबूत शिकारियों के लिए पीछे निपुणों को बिल्कुल भी बीच में रखा गया था। कम अनुभवी शिकारियों के लिए केवल अधिक शक्तिशाली जानवरों की एक मुद्दा थी। इस प्रकार भाले की नोक के रूप में एक प्लेन बनाया गया। अनुभवी शिकारियों भाले की नोक थे। कम अनुभवी शिकारी और विशेष भाले के सिर के नीचे थे। वे एक प्रकृति में थे। फिर उनके पीछे एक बड़ी जगह थी जिसमें कुछ भी नहीं था, जो भाले के सॉफ्ट का प्रतिनिधि करते थे। और सबसे अंत में शिक्षकों ने ढाल का प्रतीक बनाया। भाला दक्षिण की ओर इशारा करता था। कर्ण अनिवार्य रूप से भाले के सिर के निचले दाएं कोने पर था, जो उत्तर पश्चिम जंगल को छू रहा था। और इस प्रकार कर्ण ने इंतजार किया। कुछ सेकंड के बाद कर्ण ने देखा दूर से एक मानो फायरिंग का विस्फोट सुना। वॉरियर पैराडाइज ने पहले से ही उड़ने वाले कमांडर स्टेट जानवरों से युद्ध कर लिया था। 2 मिनट बाद सबसे तेज जानवर आए। आ रहा हूँ, सबसे आगे वाली टीम जोर से चिल्लाई। हर कोई अपने हथियारों तैयार कर रहा था। सबसे तेज जानवर भी सबसे ताकतवर होते हैं और भाले की नोक तुरंत गति में आ जाती है। सबसे अनुभवी टीमों ने सबसे शक्तिशाली जानवरों की ओर आक्रमण किया और उन्हें बीच में धकेल दिया। यह एक कठिन काम था, लेकिन दुश्मन भारी नहीं था। वॉरियर के स्वर्ग में सच्चे जादूगरों ने पिक्स जनरल स्टेट के अधिकांश जानवरों से भी निपटे। उन्होंने कई लेट जनरल स्टेट जानवरों को भी मार डाला। जादूगर वास्तव में केवल मध्य सामान्य जानवर और कमजोर लोगों की उपेक्षा करेंगे। उनके कारण प्रारंभिक लहर में वास्तव में बहुत शक्तिशाली जानवर नहीं थे। शिकारियों ने तुरंत जानवरों को बीच में इकट्ठा किया और अभ्यास में आसानी से लड़ना शुरू कर दिया। ये टीम कई दिनों की सजगता से गुजरी थी। उन्हें ठीक ठीक पता था कि उन्हें क्या करना था। शक्तिशाली जानवरों को इकट्ठा करने के बाद सबसे शक्तिशाली 5 टीमों ने आने वाली भीड़ का निरीक्षण करने के लिए युद्ध क्षेत्र को छोड़ दिया। जल्द ही पहले पिक्स जनरल स्टेट जानवर आए गए। उन्हें निपटना उनका काम था। लगभग 5 मिनट बाद पहले वाले आ गए। सबसे शक्तिशाली टीमों ने सबसे आगे केंद्र में पिक्स जनरल स्टेट जानवरों का मुकाबला किया। लेट जनरल स्टेट के जानवर उनके पीछे लड़े। लेट और पिक्स जनरल स्टेट के जानवरों के आने के बाद मध्यम जनरल स्टेट के जानवरों को किनारे कर दिया गया था। कई टीम पहले से ही लड़ाई में थी, लेकिन और भी टीमें स्टेट बाय पर खड़ी थी। उन्होंने बारी बारी से एक ऐसे जानवर को पकड़ा जो उनकी पसंद का था। कोई इसकी कल्पना तेजी से बहती नदी के लिए बीच में एक बड़े पत्थर की तरह कर सकता है। बड़े पत्थर पर सारस थे जो लगातार बड़ी से बड़ी मछली को खाने के लिए चुन लेते थे। केवल छोटी मछलियों को अकेले छोड़ देते थे। यह अस्तित्व की लड़ाई नहीं बल्कि शिकार की लड़ाई थी। यह एक फसल है
कम अनुभवी टीमों ने आरंभिक सामान्य चरण में छलांग लगा दी, कुछ भी हासिल नहीं होने दिया। 10 मिनट से अधिक समय तक कोई भी जानवर दीवार से हैंड नहीं लगा सका और फिर एक विशेष जानवर आया। इंतजार कर रही टीमों ने उस जानवर को घृणित दृष्टि से देखा। वे उससे निपटना नहीं चाहते थे। क्यों? 2 कारण। एक, इसकी कीमत ज्यादा नहीं थी। इसके पंख समुद्री चिन्ह और सहायक सामग्री के रूप में अच्छे थे, लेकिन वे किसी अन्य चीज के लिए उपयोगी नहीं थे। इसके पंजे सबसे शक्तिशाली पंजे नहीं थे। वे प्रतिनिधि को घायल कर सकते थे, लेकिन वे छोटे और नाजुक थे, जिसने वे हथियार और कवच के लिए अनुपयुक्त थे। उनकी चोंच ही एकमात्र मूल्यवान भाग थी, परंतु वह उतनी मूल्यवान नहीं थी। कुल मिलाकर जानवर की कीमत 350 स्वर्ण थी। आरंभिक सामान्य चरण के जानवरों के घूमने के साथ, जिसके पास 1000 से अधिक सोने का इनाम था, 350 सोना कम था। यदि उन्होंने इस जानवर से लड़ाई कर ली तो वे इस चीज से चूक जाएंगे जिसका मूल्य कहीं अधिक है। इसके अलावा यह केवल आरंभिक सामान्य चरण में था, जिससे यह और भी कम हो गया। जैसे ही जानवर शिकारियों की आखिरी टीम के पास से गुजरा, करण की आंखें चमक उठी। उसका लक्ष्य आ गया। वह यहाँ पैसे के लिए नहीं, बल्कि अनुभव हासिल करने के लिए आया था। करण ने देखा कि एक भूरे रंग का पक्षी उसकी ओर दौड़ रहा था। हाँ, उड़ना नहीं, दौड़ना। यह कुछ शतुरमुर्ग और सारस की मिश्रण जैसा दिखता था। इसके पूरे शरीर पर भूरे पंख थे, 2 शक्तिशाली लेकिन पतले पैर थे, और एक ऐसा शरीर था जिसे सबसे अच्छा पतला मोटा कहा जा सकता था। कुछ जंगलों पर तो वह पतला था, लेकिन कुछ जगहों पर मोटा भी दिख रहा था। लेकिन उसकी भी एक लंबी चोंच थी, वैसी ही जैसी किसी क्रेन की होती है। जब करण ने पक्षी को देखा तो उसके दिमाग में एक विशाल गधे वाली एक फीटी महिला की छवि उभरी। बढ़िया, यह एक कचरा पक्षी है, करण ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ सोचा। उस जानवर का नाम ट्रैशबर्ड था। इसका यह नाम क्यों रखा गया? क्योंकि यह एक मेहतर था। यह काफी तेज था और यह बहुत कम ही अकेले शिकार करता था, बल्कि यह जो भोजन के लिए किसी भी टुकड़े की खोज के लिए बंजर भूमि में दौड़ेगा। वह भोजन ग्रहण करने के में आश्चर्यजनक रूप से तेज था। यह अपनी चोंच को भयानक सीमा तक फैला सकता था, फिर वह तेजी से कई किलोमीटर भोजन निगल सकता था, और जो आश्चर्यजनक रूप से उसके पेट में जो उसके गधे के पास था फिर गिर जाता, क्योंकि कचरा पक्षी ज्यादातर शिकारियों द्वारा किसी जानवर को मारने के बाद छोड़े गए अनुभवों की कचरे को खाता था। इसलिए इसे यह नाम मिला, कचरा पक्षी। बंजर भूमि में बहुत सारे कचरा पक्षी थे, क्योंकि वे खतरे में नहीं थे। उन्हें शिकारियों पर हमला करना पसंद नहीं था। वे उस जगह को अवशोषित साफ सुथरा रखते थे। यदि यह सब उसके साथ होता तो वे काली सूची में भी हो सकते थे, लेकिन वे कभी भी खाने के लिए कुछ आसान चीजें पाने के लिए जंगल में भी भटकते थे। उन्हें ब्लैक लिस्ट में से अपनी जगह गंवानी पड़ी। तो दूसरा कारण क्या था कि कोई भी कचरा पक्षी से निपटना नहीं चाहता था। यह जब कचरा पक्षी ने करण की आंखें देखी तो वह जोर से चिल्लाया और जंगल की ओर भाग गया। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था और तेजी से जंगल में घूमता रहा, एक के बाद एक पेड़ को नष्ट करता रहा। दूसरा कारण, यह बहुत कष्टप्रद था।